अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में आरिफ बुका जंगल में एक जगह बैठ कर सिरमा खातून का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सिरमा खातून वहां पहुंच जाती है और उसके सामने आकर बैठ जाती है। आरिफ बुका कहता है, मुझे पता चला है कि तुम अपने भाई का इंतकाम लेना चाहती हो। सिरमा खातून कहती है, जैसे ही आग को भड़काने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही मुझे इंतकाम की ज़रूरत है। मेरे दिल को सिर्फ इंतकाम ही सुकून दे सकता है। आरिफ बुका कहता है, मैं तुम्हें इंतकाम लेने का एक मौका दूंगा, तुम सब्र रखो। सिरमा खातून कहती, हम कैसे करेंगे? अर्तुगरुल ने तो पूरे इलाके को कंट्रोल में रखा हुआ है और उसने अपने तमाम दुश्मनों के हाथ बांध दिए हैं। आरिफ बुका कहता है, अर्तुगरुल हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अर्तुगरुल को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मंगोल कितने ताकतवर हैं। सिरमा खातून कहती है, हमारे कबीले में बहुत जल्द जिरगा मुनक्किद होगा। अगर सरदार हमारी मर्जी का मुंतखब हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। मेरे भाई के वफादार दोस्त भी ठंडे पड़ गए हैं। हर कोई हमारे कबीले में एबिलगे खातून की अतायत करता है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उन्हें कैसे जगाना है। आरिफ बुका पूछता है, कैसे? सिरमा खातून कहती है, सोने से। यह सुनकर आरिफ बुका कह के मार कर हंसने लगता है और कहता है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम अल्पास्ती के बहन हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हर एक चीज़ की कीमत होती है। फिर आरिफ बुका अपने एक आदमी को कहता है, तमुगे सोने का एक संदूक तैयार करो। ये सुनकर तमुगे वहाँ से चला जाता है। फिर आरिफ बुका कहता है, तुम अपना काम जारी रखो, मंगोलों की पूरी मदद तुम्हारे साथ है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है और एक मेहमान खाने का मंजर दिखाया जाता है। बामसी, गुंदोज और गुनगुन बहेस बदल कर उसमें पहुंच चुके थे। इसी दौरान एक आदमी लोगों को खाना खिला रहा था। गुंदोज उसे देखकर कहता है, मुझे तो यही मंगोल जासूस लग रहा है जिसके बारे में बाबा ने बताया था। थोड़ी देर बाद वो आदमी उनके मेज पर खाना लेकर आ जाता है। वापसी खाना देखकर कहता है, खाना तो बहुत लजीज नजर आ रहा है। वो आदमी कहता है, मैंने आपके लिए कमरा भी तैयार कर दिया है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ता है तो एक आदमी आगे खड़ा होता है आरिफ बुका का। वो उसे इशारा करता है तो वो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चल पड़ते हैं। फिर बामसी भी गुनगुन को इशारा करता है तो गुनगुन भी उनके पीछे चल पड़ता है। बामसी कहता है, वो लोग एक दूसरे के पीछे गए हैं, लाजमी वही जासूस हैं। गुंदोज कहता है, मुझे लगता है कि हमें उनके पीछे जाना चाहिए। ये कहकर वो भी दोनों उठ खड़े होते हैं और उनके पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में शाम का खाने का वक्त हो चुका था। एबिलगे खातून भी वहाँ मौजूद थी। हेमा खातून कहती है, बहुत अरसा हो गया मैंने इस तरह का उम्दा खाना तैयार नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि हम आज सब इकट्ठे हैं। एबिलगे खातून कहती है, अल्लाह आपको और भी कई साल ऐसे नसीब फरमाए हेमा वालिदा, और आप मजीद इस तरह के खानों से लुत्फ अंदोज हो। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारे खेमे में इंशाल्लाह मजीद खुशियाँ आएंगी। मैंने एक वादा किया था, अब उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन अब हम ये काम लाजमी करेंगे। अब से एबिलगे खातून हमारे काई कबीले की ही खातून है। एबिलगे खातून कहती है, सुलेमान शाह के मिराज में दाखिल होना और अर्तुगरुल से शादी करना मेरे लिए बहुत शर्फ और खुशी की बात है। फिर गुलदारा उन्हें नेक दुआएं देता है। फिर सलजार खातून कहती है, एबिलगे खातून आप अर्तुगरुल के खेमे में एक नई रोशनी की तरह उभरेंगी। मैं औरतों को कहती हूँ कि वो शादी की तैयारियां मुकम्मल कर ले। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, नहीं अभी नहीं, मैं एक अहम काम के लिए जा रहा हूँ। मेरे आने के बाद आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिएगा। हेमा वालिदा कहती है, इंशाल्लाह बेटा तुम बहुत जल्द वापस आ जाओगे। दूसरी तरफ मेहमान खाने में वो दो आदमी आगे बढ़ रहे थे तो उनका पीछा गुदगुद कर रहा था और उसके पीछे बामसी और गुंदोज भी थे। फिर बामसी और गुंदोज और गुनगुन उस कमरे के सामने आ जाते हैं। बामसी कान लगाकर सुनता है तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आती। बामसी गुंदोज और गुनगुन को कहता है, अंदर से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लाजमी वो कोई साजिश कर रहे होंगे, हमें अंदर जाना चाहिए। ये कहकर वो अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता। बामसी दीवारों को चेक करने लगता है। गुनगुन कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं कमांडर बामसी? बामसी कहता है, इन दीवारों में कोई खुफिया रास्ता होगा। इतने में बामसी की नज़र एक लालटेन पर पड़ती है जो मुख्तलिफ होती है। फिर बामसी उस लालटेन की तरफ बढ़ता है और उसे अंदर की तरफ धकेलता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर पहुंचे हैं तो वो आदमी उस आदमी को खत दे रहा था और कहता है, इसे फौरन हलोका की तरफ ले जाओ। दूसरा आदमी कहता है, मैं सुबह सवेरे रवाना हो जाऊंगा, तुम कुछ खा पी लो और सो जाओ। फिर बामसी और उसके सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और वो खत वसूल कर लेते हैं।
वामसी कहता है यही वो मालूमात थी जो हलाउ खां की तरफ भेजने वाले हैं, चलो वापस चलते हैं नहीं तो हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में अर्थुर साहब कहते हैं जब मैं वापस आ जाऊंगा फिर हम शादी कर लेंगे ए बिल्गे खातून, लेकिन इससे पहले आपको एक अहम जिम्मेदारी है जो आपको करनी है, आपको सरदारी का ओहदा किसी और के हवाले करना होगा। ए बिल्गे खातून कहती है अर्थुर साहब मैंने भी ऐसा ही सोचा है। अर्थुर साहब कहते मुहतात रहिएगा, आरिफ बुका का खतरा अभी टला नहीं है। और सिर्मा खातून के बारे में आपका क्या इरादा है? ए बिल्गे खातून कहती है मैंने उससे बात की थी, उसने मुझसे वादा किया है कि वो ऐसी कोई भी गलत काम नहीं करेगी जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा खातून ने एक आदमी को बुलाया हुआ था और कहती है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी बहन की जल्द शादी हो जाएगी और वो काई कबीले चली जाएगी, क्योंकि आप मेरे भाई बेबौलत के वफादार दोस्त हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सरदारी का हक तो आप पर ही है। वो आदमी कहता है बिल्गी खातून को आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी वो मदद करेगी वही जीतेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बेबौलत का वफादार हूँ, लेकिन उसकी मौत ने हमें बहुत गमगीन कर दिया है। सिरमा खातून कहती है आप तो बहुत जल्द हार मान गए हैं, मेरे भाई ने ऐसे लोगों पर एतमाद किया है जो उनका इंतकाम भी नहीं ले सकते। वो आदमी कहता है तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। सिरमा खातून एक संदूक की तरफ बढ़ती है और उसको खोल देती है। फिर सिरमा खातून कहती है मेरे पास एक ऐसी चाबी है जो बहुत सारे तारों को खोल सकती है और बंद कर सकती है। ये देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है और कहता है इससे तो जिरगे के आदमी रजामंद हो जाएंगे, लेकिन मैं कैसे रजामंद होऊंगा? सरदार वाली जगह एक जलती हुई चीज है, मैं अपने आप को क्यों जलाऊंगा? सिरमा खातून आगे आकर कहती है मेरा दिल तुम्हें सुकून देगा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बहुत सालों से तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम कहने की हिम्मत नहीं है। फिर सिरमा खातून कहती है अब तुम्हारे पास मौका है, पहले सरदार वाली जगह को हासिल कर लो और फिर मुझे हासिल कर लेना। और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। खान हीर ने इसके बाजू पर सर रख कर पुकारा हूँ। यह सब ने इसकी तरफ करवट ली। वो अपने कपड़ के दराज में मेरे लिए क्या खरीद कर रखा था जिसे पहनने का कह रहे थे। इस रोज़ तुमने देखा नहीं? यह सब हैरान हुआ। नहीं, मैं जिस रोज़ देखना था उस रोज़ घर जाना पड़ गया। वो इस दिन को याद करके शर्दा हुई। तो अब देख लो, बल्कि पहन कर भी दिखा दो मुझे अब। हाँ अब मगर है क्या? तो देख लो जाकर। यह सब ने इसे उठाया। हीर ने जाकर कबर्ड खोली और वहाँ मौजूद इतने बड़े डब्बे में ऊन और गोल्डन ब्राइडल ड्रेस देखकर पलटी वापस आई। वहाँ तो ब्राइडल ड्रेस है, वो हैरानगी से बोली। हाँ तो यह सब ने मुस्कुराते हुए सिगरेट लगाए वो पहनो। हाँ जल्दी से पहन कर आओ। मैं नहीं पहनूंगी, वो ब्लश करती शर्माई। जैसे इसे शर्माते देख कर पास आया। कम ऑन यार, जल्दी से पहन कर आओ, मैं तुम्हारे वेट कर रहा हूँ। हरियप। यह सब इसे पकड़ कर ड्रेसिंग रूम लाया और इसे अंदर छोड़कर खुद बाहर निकल गया। फिर चारों नाचार वो भारी भरकम ड्रेस पहन कर शर्माती बाहर आई। यह सब ने दरवाज़ा खोलने पर पलट कर देखा तो देखता ही रह गया। वो बिना किसी बनाव श्रृंगार के इतनी हसीन लग रही थी। अगर ज़रा सज संवर जाती तो क्या होता। ब्यूटीफुल। इसने पास आकर मुझसे सरगोशी की। शर्माती हुई मज़ीद सिमट गई। यह सब ने इसे कंधों से पकड़कर सामने किया। लुकिंग नाइस। वो इसका हाथ पकड़ता ड्रेसिंग टेबल के सामने लाया। हीर ने आईने में नजर आते अपने अक्स को देखकर नजरें झुका दी। यह सब इसे शर्माते देखकर मुस्कुराया। तुम रुको, मैं आता हूँ अभी। वो ऐसे वहाँ छोड़कर खुद ड्रेसिंग रूम चला गया। चंद मिनट बाद वो एक मामूली डब्बा लिए वापस आया। यह सब ने डब्बा खोलकर नेकलेस बाहर निकाला और एक एक खड़े होकर बहुत प्यारा और एहतियात से नेकलेस इसके गले में पहना दिया। तुम्हारे लिए मैंने तब खरीदा था जब तुम मुझे पहली बार मिली थी। तुम जानती हो हीर, तुम्हारी बातें
तुम्हारी आंखें इन सब ने मिलकर मुझे एक ही मुलाकात में लूट लिया था। तब वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे समझ नहीं आया लेकिन अल्फाज में तुम्हारी तारीफ करूं। यह सब इसे साथ लिए कमरे के बीचों बीच आया। है तुम मुझे दिल से माफ कर चुकी हो ना? जी हिरण ने इस बात में सर हिलाया। हेर को एक किताब में पढ़ी हुई ये बात याद आई थी कि जिंदगी में कभी इस इंसान को मत बस पूरा डोलू है। ओ डोलू पूरा इन चार्जर भी ला के मैनू पकड़ा के भाग गया। कौन? हाँ करना चलो लाइक करें। चालो नोल गया लावा चार्जर वो दिहाड़ी थी लग पे। यह सब इसे साथ लिया कमरे के बीचों बीच आया। हेर तुम मुझे दिल से माफ कर चुकी हो। जी सर ने जी हेर ने सर बाद में सर हिलाया। हेर को एक किताब में पढ़ी हुई ये बात याद थी कि जिंदगी में कभी इस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आ जाए। इसलिए वो सब कुछ भुला कर यह सब को दिल से माफ कर चुकी थी। थैंक्स आउट फॉर इस तुम जानती हो हेर तुम बहुत अजीम हो। तुमने तुमने ना हक इतने जालिम साहब। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मगर अब वादा करता हूँ कि तुम्हें बेपनाह प्यार कर दूंगा। अपनी सारी ज्यादतियों का इल्जाम कर दूंगा। हेर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है हेर मगर तुम अब नहीं सिर्फ मोहब्बतें प्यार और मुस्कुराहटें होंगी। बस वो मुस्कुराया। साथ दोगी ना मेरा पर यकीन लहजे में सवाल हुआ। जी हेर ने इस बात में सर हिलाकर साथ देने का यकीन दिलाया। तो फिर एक बात मानोगी मेरी? प्यार से पूछूंगा। जी हेर ने फिर से सर हिलाया। तो फिर कहो क्या? आई लव यू। यस मुस्कुराहट दबा कर बोला। ये बात तो मानना होगी अब तुम हामी भर चुकी हो। या सब ने इसे नफी में सर हिलाते देखकर करीब किया। चलो कहो जल्दी से यार टाइम वेस्ट हो रहा है। वो क्लाक की तरफ देखता बोला। मैं नहीं कहूँगी। है हिचकिचाती पीछे हुई। क्यों नहीं कहोगी? जल्दी कहो वरना अच्छा कहती हूँ। यह सब के तेवरों पर वो मसनूई डर कर बोली। पहले हाथ हटाएं। यह सब ने इसके कंधों से थाम रखा था। तुम कहोगी तो हाथ हटाऊंगा।
سر آئی لو یو، وہ جلدی سے بولی۔ یاسب نے اس کے پشتو میں کہنے پر ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگا لیا۔ یاسب نے اس کے کانوں پر ہونٹ رکھ کر سرخوشی سے کہا۔ اس کی بات پر ہیر نے بلش کرتے ہوئے مطمئن ہو کر یاسب کے کندھے سے سر ہٹا دیا۔ یاسب نے ہیر کے رضامندی پر سکون ہوتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط سہارا باندھ دیا۔ بے شک ایک لمبے اور تکلیف دہ انتظار کے بعد ہیر کو اس کے صبر کا پھل مل ہی گیا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ پورے 10 کالز کی، میں نے سیل کدھر تھا آپ کا؟ ہیر نے یاسب کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ ارے یار، نہ کوئی سلام نہ دعا، سیدھا کلاس لینی شروع کر دی۔ السلام علیکم، ہیر نے غلطی مان کر جھٹ سلام کیا۔ نو، یاسب نے سر ہلا کر جواب دیا۔ اب بتاؤ کیوں کی 10 کالز؟ یاسب صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔ آپ کو یاد نہیں کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے بھئی، یاد ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ مطلب آپ کو واقعی یاد نہیں کہ آج ہم کہیں نہیں جا رہے؟ یاسب اس کی بات اٹکتا ڈریسنگ میں گھسا۔ مطلب یاد ہے آپ کو، پھر بھی اتنی دیر کر دی، اور ہمیں جانا ہے آج، اور ابھی میں چائے لاتی ہوں، تب تک آپ چینج کر لیں۔ وہ بات کرتی یاسب کے پیچھے ہی ڈریسنگ روم میں آئی۔ مجھے تمہارا جو شاندار نہیں پینا، گل سے کہہ دو، وہ بنا دے گی چائے۔ یاسب اب بھی ہیر کی بنی چائے کو جو شاندار ہی کہتا تھا۔ وہ نہیں مرتی ہیں؟ وہ سر جھٹکتی انٹرکام کی طرف بڑھی۔ مگر گھر آج ہی جانا ہے، مجھے کہہ دیا میں نے، بس۔ وہ وہیں کھڑی کھڑی چیخ کر بولی تاکہ آواز یاسب تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، پر صرف 2 گھنٹے کے لیے۔ وہ اس کی چیخ نما آواز سن کر باہر آیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں رات آپ کو بتا چکی تھی کہ اس بار میں 2 دن رہ کر آؤں گی گھر۔ رات گئی بات گئی، یاسب کندھے اچکا کر کہتا، پھر واپس مڑا اور کھٹکھٹا کر واش روم کا دروازہ بند کر گیا۔ اور نہیں بات گئی، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے بات جاتی ہے۔ رات کی بات، وہ بڑبڑاتی ہوئی چائے لے چلی گئی۔ یاسب شاور لے کر نکلا تو ہیر چائے لا چکی تھی۔ جلدی کریں اب، وہ چونک کر بولی۔ یاسب کان بوجھ کر ادھر ادھر چیزیں اٹھتا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا۔ کہا تو ہے کہ کہیں نہیں جا رہے ہم، وہ آرام سے کہتا۔ چائے کا کپ تھام کر کاؤچ پر ڈھیر ہوا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آخر مجھے میرے گھر لے جانے سے؟ مسئلہ لے جانے سے نہیں سویٹ ہارٹ، وہاں چھوڑ کر آنے سے ہے۔ وہاں تو صرف 2 دن ہی تو ہیں، تمہارے لیے یہ صرف 2 دن ہیں، پر یہ 2 دن مجھ پر بہت بھاری ہوتے ہیں۔ اسی نے کپ منہ کو لگایا۔ ویسے ایک بات ہے، چائے بنانی آ گئی ہے تمہیں؟ یاسب جانتا تھا چائے اس نے نہیں بنائی، اس لیے چھیڑ کر آنکھ ماری۔ میں نے نہیں بنائی چائے، اس لیے فضول باتوں میں میرا وقت ضائع مت کریں، مجھے آج ہی جانا ہے، بس چاہے 2 گھنٹے کے لیے ہی صحیح۔ وہ خفا سی 2 گھنٹے کے لیے جانے پر مان گئی۔ چلو پھر دیر کس بات کی؟ یاسب اس کی پھپھی پر مسکراتا ہوا خیز اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ماں، یہ تو کل میرے جیسی ہوتی جا رہی ہے، ہیر نے دعا کو گود میں لے کر جھنجھوڑا۔ بھتیجا مسکرا دی۔ تمہارے پاپا بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہیر کی بچپن کی کاپی ہے بالکل۔ اچھا بیٹھو تم لوگ، میں ذرا کھانے کا بتاؤں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ارے نہیں آنٹی، ہم نکل رہے ہیں بس۔ یاسب گھڑی دیکھ کر بولا۔ جی اماں، یاسب کو کام ہے حویلی میں، اس لیے میں ہی رکوں گی، اور میرے لیے اہتمام کی
ये क्या ज़रूरत भला, वो मुस्कुरा कर कहती। दुआ की गाल पर झक गई। यह सब ने दांत पीसते हुए इसे घूरी दी, मगर हेर मतवज्जा होती तो देखती। यह सब बेटा, तुम भी कभी रुक जाया करो, घड़ी दो घड़ी के लिए ही आते हो बस। जी ज़रूर रुकूंगा आंटी, पर अभी के लिए तो इजाज़त दें। वो सेल उठाकर खुदा हाफिज कहता बिना हेर के ये तरफ देखे बाहर निकल गया। वो अगर तुम्हें छोड़ना नहीं चाह रहा तो चली जाती। शायद खफा होकर गया है। शायद खदीजा बेगम ने यह सब के सर्द तासरात नोट कर लिए थे। अरे रहने दे अम्मा, 2 माह बाद 2 दिन रुक जाऊंगी तो कुछ नहीं होने वाला। और कफ़ी की परवाह कैसी है? वो लापरवाही से बोली। क्यों परवाह नहीं, इसकी कफ़ी की शोर है, तुम्हारा शोर है माँ तो नहीं जो कफ़ी की परवाह हो। हेर हेर, खदीजा की घूरी पर हेर खलखला उठी। वहाँ वापस दाखिल होते या सब ने इंतहाई नागवारी से हेर की खिलखिलाहट देखी। वो मैं कीज़ भूल गया था। या सब ने वापस आने की वजह बताई और झुककर टेबल से कीज़ उठाकर तेजी से निकल गया। इसे पकड़े अम्मा, मैं अभी आई है। दुआ को थमा कर जल्दी से बाहर निकली। या सब वो पुकारती पीछे आई। या सब जो गाड़ी का लॉक खोल चुका था, हेर की आवाज़ पर पलटा। आप खफा होकर जा रहे हैं? तुम्हें कौन सा परवाह है मेरे खफा की? वो खफा हुआ। अगर परवाह ना होती तो पीछे भागी भागी ना आती मैं। हेर मुंह फैलाकर बोली। नहीं हूँ खफा। यही बात मुस्कुरा कर कहें जरा, बहुत चालाक होती जा रही हो। या सब ने इसकी नाक खींच दी। आपकी सभ्यता का असर है जनाब, वो खिलखिलाई। अभी वो बहुत से असरात दिखाने हैं तुम्हें। यह सब आंख मारता मुस्कुराया। अच्छा बस अब जाएं और जाकर मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, वरना फिक्र रहेगी मुझे। फिक्र होती तो यूं अकेले न जाने देती मुझे, बल्कि खुद भी साथ चलती। जब 2 दिन ही तो हैं। यह सब अब इतना सा तो कर सकते हो ना मेरे लिए? ज़रूर कर सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो दीवाना खोया हुआ। अच्छा चलें अब जाएं, खैरियत से गाड़ी ध्यान से चलाइएगा। मैंने फिक्रमंदी से नसीहत की। जो हुक्म जैसा जग कर कहता गाड़ी में आ बैठा। हेर ने हाथ हिलाकर खुदा हाफिज किया। यह सब गाड़ी रिवर्स करके हाथ हिला गेट की तरफ ले गया। जैसे कि ओझल होने पर हेर पलटी ही थी जब शम्स मर्दाने से आता दिखाई दिया। यह सब क्यों चला गया? खाने का वक्त होने वाला है, रोक लेती इसे शम्स ने पास आकर कहा। इन्हें काम था इसलिए नहीं रोका। आप आए मेरे साथ भी तो बैठ जाएं। लला, मैं आपके लिए ही रुकी हूँ। इस बार वो लाड से बोली। वो इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। शम्स से हेर और शम्स यह सब को एक साथ हंसते मुस्कुराते देखकर खुश था कि यह सब का रवैया इसके अपने साथ जैसा ही सही, पर हेर के साथ वो सेट है। उसकी बहन खुश थी शम्स को और क्या चाहिए था। इसने मुतमईन होकर हेर के कंधे पर बाजू फैलाए और इसलिए इसे लेकर अंदर बढ़ गया। हेर, खुदा के लिए तुम अपने मेके रहने मत जाया करो, मेरो ने मैगज़ीन पलटते हुए कहा। हेर आज ही 2 दिन रहकर वापस आई थी। वो क्यों? वो हैरान हुई। तुम्हारे मंजनों की इतनी सी शक्ल देखने को मिलती है? कसम से महरूम महफूज हुई। अब 2 दिन ज़्यादा तो नहीं होते भाभी, तुम साथ जाकर साथ ही वापस आ जाया करो। क्यों कौन सा ज़्यादा दूर है? मशवरा आया, आइंदा सोचूंगी। क्यों? कौन क्या सोचेगा भई? यह सब की फ्रेश सी आवाज़ आई। देखो ज़रा आज कैसा चहक रहा है। 2 दिन तो आवाज़ भी नहीं आई इसकी।
چلیں آئے تو آئے گی نا یا سب مہروں کی بات چلیں آئے تو آئے گی نا یا سب مہروں کی بات پر مسکرا دیا میں کمرے میں ہوں چائے بھجوا دو وہ ہیر سے کہتا سیڑھیاں پلنگ گیا جاؤ بلاوا آ چکا ہے تمہارا چائے تو صرف بہانہ ہے تمہیں کمرے میں بلانے کا مہروں نے آنکھ مارتے ہوئے ہیر کو چھیڑا آپ کو بڑا تجربہ ہے ایسے بلاووں کا ہیر کی بات پر مہروں کے مسکراتے لب سکڑ گئے سوری بھابھی میرا مطلب آپ کو ہارٹ کرنا نہیں تھا ہیر اپنی جلد بازی میں کہی گئی بات پر شرمندہ ہوئی میں جانتی ہوں تم جاؤ وہ مسکرا کر بولی ہوں ہیر سر ہلاتی اپنے بات پر خود کو کوستی کمرے کی طرف چلی گئی مہروں نے افسردگی سی نظریں اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر ٹاک دی کتنی جلدی ساتھ چھوڑ گئے آپ یا سر ایک آنسو سے جس کی ہتھیلی پر گرا آنسو اٹھا لیتے ہیں میرے غموں کا بوجھ یہ وہ دوست ہیں جو احسان ضائع نہیں کرتے مہروں نے جلدی سے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور اٹھ کر حدیث کے کمرے کی طرف چلی گئی یا سب اٹھ جائیں اب ہیر زور زور سے اس کا کندھا ہلاتے چلائی کیا مطلب ہے یار وہ جھلاتا اٹھ بیٹھا کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں یوں اس طرح سوتے کو مت جگایا کرو مگر اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تمہارے وہ تیوری چڑھا کر چلایا اس کے چلانے پر آنکھوں کو پانی سے بھرتی پلٹی اب جگا کر کہاں جا رہی ہو واپس آؤ یا سب اس کی بھیگی آنکھوں دیکھ چکا تھا پھر واپس آؤ ورنہ جانتی ہو مجھے ہاں جانتی ہوں آپ بہت برے ہیں کم آن ڈارلنگ یہاں آؤ وہ کرتا ہوا سیدھا ہوا خود کو سمجھتے کیا ہیں آپ جب اپنا جی چاہتا تو جو مرضی کرتے پھریں اور اگر میں کچھ کہہ دوں تو ہر ہیر غصے سے پلٹتی اس تک آئی نصب نے آگے کو جھک کر اسے پکڑ کر سامنے بٹھایا یہ غصہ آپ پر بالکل سوٹ نہیں کرتا مسز ہاں ہر بات پر غصہ کرنے کو آپ جو پیدا ہوئی وہ ذرا روٹھی سی بولی ایگزیکٹلی یا سب نے مسکراتے ہوئے ہیر کے سر سے اپنا سر ٹکرایا اب بتاؤ کیوں جگایا جھیل پر جانا ہے واٹ جھیل ابھی کل ہی تو گئے تھے وہ حیران ہوا کل نہیں 3 دن پہلے تو ہے ہر 3 دن بعد وہاں جانا ضروری ہے کیا بالکل ضروری ہے وہ ٹھلائی تم کچھ زیادہ ہی سر پر نہیں چڑھتی جا رہی بیوی بن کر رہو محبوبہ بننے کی کوشش مت کیا کرو سمجھی آپ بھی شوہر ہیں شوہر بن کر رہے محبوب بننے کی کوشش مت کیا کریں سمجھے وہ بھی اس کے انداز میں بولی میں تو شوہر کے ساتھ محبوب بھی ہوں یہ سب نے اپنے کالرز پر موجود اس کے دونوں ہاتھ تھامے تو میں بھی بیوی کے ساتھ محبوبہ بھی ہوں اور دودھ بولی مطلب تم ٹلنے والی نہیں بالکل نہیں وہ مسکرائے تو پھر چلو ظالم محبوبہ یا سب نے اٹھتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ لیا اور چینج کرنے چلا گیا اسے اپنی محبوبہ بیوی کو جھیل پر جو لے کر جانا تھا مجھے تم سے محبت ہے ہاں تم سے ہی محبت ہے مجھے محبت بھی ستاروں سی گلیوں سی آبشاروں سی صبح دم نکلتے پھولوں سی کناروں سے گلتے لہروں سی رم جھم برستی بارش سی آسمان پر بکھرے رنگوں سی کسی
दुल्हन के जोड़े पर सजे जमल नगीनों सी, किसी नाजुक कलाई में चचकती चूड़ियों सी। मुझे तुमसे मोहब्बत है, हाँ तुमसे ही मोहब्बत है। यह सब तेजी से घूरी देख कर बोला, आप यहाँ मेरे साथ आई हैं ना कि अपनी दूसरी बीवी के साथ। वो नर उठी फन से बोली, वो दोनों झील पर आमने सामने मौजूद पत्थरों पर बैठे थे। यह सब मुसलसल छल पर बिजी था। हेयर ने बिजी देख कर चिपकते हुए पानी मिट्टी में भर कर यह सब पर फेंका था। यह इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। हेयर अक्सर इसके सैल्यूट और लैब टाइप को दूसरी बीवी कहती थी, तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। आप मेरी तरफ देखेंगे तो बोलूँगी, मैं कानों से सुनता हूँ। मिसिज मुस्कुराई, मुझे कानों के साथ आंखें भी अपनी तरफ मत खिंचाइए। कुछ देर वेट करो यार, ज़रूरी मेल कर रहा हूँ। खैर मैं तुम टिक कर कोई काम करने नहीं देती मुझे। मैं अब भी टिक कर काम करने नहीं दूँगी। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं ना कि इस मोबाइल से मेल्स करने। एयर ने चढ़कर कहते दोनों हाथों में पानी भरकर सब पर उछलाया। इस बार पानी की ज़्यादा थी, जिससे यह सबके कपड़ों समेत सेल की स्क्रीन भी अच्छी खासी भीग गई। वो झुका सर झटके से उठा खड़ा हुआ। ये जानती होती थी वो अब क्या करेगा, इसलिए जल्दी से पत्थर से उछल कर पीछे को भागी। रुक जाओ है, वरना अच्छे से जानती हो मुझे। यह सब इसके पीछे इसने बुलंद आवाज से बोला। हाँ अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तो भागी हूँ, वरना यह सबको रफ्तार तेज करते देख कर एयर अपनी बात छोड़ती तेजी से भागी। एयर यह सब इसे पकड़ने को भागा। एयर आगे और यह सब इसके पीछे भाग रहा था। लंबे लंबे दरख्तों के झुरमुट थे, जिनके पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ इन दोनों को घास के सब्ज गाद पर एक दूसरे के आगे पीछे भागते देख कर मुस्कुरा रहे थे। दूर दूर तक यह सब और एयर के अलावा कोई जी रूह मौजूद न था। जैसे पानी की आवाज़ के साथ एयर के हंसने और यह सब के इसे पुकारने की आवाज़ें गूंज रही थीं। एयर इट्स इनफ, रुक जाओ अब, यह सब ने कुछ फासले पर रुक कर कहा। अच्छा रुकती हूँ, वो बोला, सांस दस्त करती दरख्त से पुष्ट लगा कर लंबे लंबे सांस लेने लगी। यह सब इसके सामने आया। अब बताओ क्या कर रही थी। कुछ नहीं, यह सब रखें। वो सीने पर हाथ रख के अपनी सांस को हमवार करने की कोशिश कर रही थी। यह सब ने आंखों के दरमियान बल डलते हुए इससे घूरा। मैं तो एंजॉय करने का कह रही थी। हेयर अपनी सांस दुरुस्त करते मासूमियत से बोले, तो फिर करते एंजॉय। वो आगे बढ़ा। यह सब प्लीज। हेयर इसके पर देख कर चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। हाथ हटाओ। नहीं प्लीज, सॉरी। वो ममनाई। सुने इस ममनाई पर मुस्कुराते हुए इसके में हाथ हटाए और आगे को झुक कर इसके माथे पर रखे, फिर नाक पर और फिर थोड़ी पर। ये क्या कह रहे हैं, वो सुर्ख चेहरे लिए चिल्लाई। एंजॉय। यह सब मुस्कुरा, आड़ दबाता कंधे झुका कर बोला, हटें पीछे, यह सब कोई आ जाएगा, शर्म करें कुछ। पहली बात, यह सब अफरीदी किसी से डरता नहीं। दूसरी बात, तुम मेरी रही बीवी हो। और तीसरी बात, तुमने ही मुझे एंजॉय करने का अच्छा है। कोई शरारत से बोली, बहुत खराब हैं आप। मैंने इस किस्म का एंजॉय करने को नहीं कहा था। वो नरोटेपन से बोलती
واپس جھیل کی طرف بڑھی۔ یاسر بھی اس کے پیچھے ہی واپس پلٹا۔ تو کس طرح کا انجوائے کرنا چاہتی ہو؟ شیر نے پلٹ کر اسے توڑی دی، جس پر یاسر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا مسکرا اٹھا۔ وہ نہیں، وہ سر جھٹک کے آگے چلتی گئی۔ اب واپس چلتے ہیں ہیر، مجھے کچھ ضروری میل کرنی ہے۔ یاسر جھیل کنارے واپس پتھر کے پاس پہنچ کر بولا، تو جائیں آپ، میں ابھی کہیں نہیں جا رہی۔ ہیر اپنی جگہ پر بیٹھتی بولی، کم آن یار، پھر سے 3 دن بعد حاضری دینے آئیں گے نا ہم اب، چلو اٹھو شاباش۔ یاسر نے پچکارتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا۔ نہیں ہیر جان، ضد مت کرو، کچھ دیر اور یاسر پھر آئیں گے نا۔ سینڈل پہنو شاباش۔ وہ بھی مشکل ضبط سے بولا، نہیں بالکل نہیں پہنوں گی سینڈل۔ ہیر نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ یاسر ایک تیز نظر اس پر ڈالتا، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور پاؤں پکڑ کر گود میں رکھا، اور اب وہ سر جھکائے سینڈل ہیر کے پاؤں میں پہنا کر اس کا اسٹریپ بند کر رہا تھا جو نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہیر کو مہرو بھابھی کی خوشی یاد آئی۔ عنقریب وہ تمہارے قدموں میں ہوگا بچے، وہ یاد کر کے مسکرا دی۔ کیا مطلب ہے یہ؟ یاسر نے جھک کر سر اٹھایا اور ہیر کو مسکراتے دیکھ کر چیخ پا ہوتا کھڑا ہوا۔ میں اس منحوس سینڈل کے اسٹریپ سے لڑ رہا ہوں اور محترمہ کے دھیان نکل رہے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ کر نہیں ہنس رہی تھی، مجھے تو مہرو بھابھی کی بات یاد آ گئی تھی۔ ہیر اسے مسکرائی۔ بند کرو سینڈل اور اٹھو میری اب۔ یاسر ہیر نے سختی سے کہہ کر سیل کان سے لگا کر بات کرنے لگا۔ جی شاہ صاحب، جی میں بڑی